जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के टॉपर टेस्ट 2 करने वाले हैं। टेस्ट 1 हम लोगों ने कर लिया था, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया था और बहुत सारे बच्चों को बहुत पसंद आया था। तो प्लीज़ इस वीडियोस को भी आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है सभी दोस्तों के साथ। और कैसा लग रहा है आप लोगों को ये टॉपर टेस्ट सीरीज, हमें कमेंट में अपनी राय दे करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक लाइक और आपका एक राय हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने के लिए। तो प्लीज़ अपना प्यारा सा जो कमेंट जरूर किया कीजिए आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस पहले सवाल को आप ध्यान से देखेंगे। कहा गया है कि करेंसी जमा क्या है। ऑप्शंस आपके पास हैं। लोगों के द्वारा बैंक में जमा मुद्रा है, लोगों के द्वारा अपने पास रखी मुद्रा है, बैंक द्वारा जारी मुद्रा है, या फिर सरकार द्वारा जारी मुद्रा है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोगों द्वारा बैंक में जमा मुद्रा को करेंसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि M1 में क्या शामिल होता है। अब ये जो M1 में शामिल क्या होता है आपको बताना है। केवल करेंसी होगा, करेंसी प्लस नोट होगा, करेंसी प्लस मांग जमा होगा, या फिर करेंसी मांग जमा प्लस अन्य जमा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करेंसी प्लस मांग जमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कहा गया है कि 2016 में विमुद्रीकरण में कौन से नोट चलन से बाहर किए गए थे। ठीक है, 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था, उस नोट का नाम बताना है 2016 वाले का। तो उसमें हो जाएगा आपका 500 और 1000। ठीक है, 500 और 1000 के नोट। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि बैंकों का प्रमुख कार्य क्या है। तो बैंकों का प्रमुख कार्य होता है जमा को स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया भारतीय रिजर्व बैंक का संरक्षक कौन होता है, यानी उसको बचाने वाला, उसका संरक्षण करने वाला कौन है। तो इसका जो संरक्षक होता है वो कौन होता है, भारत सरकार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि केंद्रीय बैंक का कौन सा कार्य नहीं है। केंद्रीय बैंक का कौन सा कार्य नहीं है आपको बताना है। जनता से जमा स्वीकार करना ये सेंट्रल बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है, ये सब जो उसके बाद के बैंक है वो लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। कह रहा है कि निम्न में सबसे तरल मुद्रा कौन सी है। M1, M2, M3, M4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका M1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है ब्याज दर बढ़ने पर मुद्रा की नकदी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ब्याज दर बढ़ने पर मुद्रा की नकदी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये घटती है। क्या होता है, घटती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि शाख नियंत्रण के लिए RBI किस उपाय का प्रयोग करता है। शाख नियंत्रण के लिए RBI बैंक दर, खुले बाजार क्रियाएं और नगद आरक्षित अनुपात, इनमें से सभी क्रियाओं का प्रयोग करेगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कागजी मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है। कागजी मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है। तो केंद्रीय बैंक करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में शाख गुणक का सूत्र क्या है। शाख गुणक का सूत्र क्या है। तो 1/CRR। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में RBI की स्थापना कब हुई थी। RBI की स्थापना कब हुई थी। तो 1935 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इसमें देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है। तो RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में। ठीक है, स्थापना 1935, राष्ट्रीयकरण 1949। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा वह मुद्रा जो मुद्रा का कार्य करे, ये कथन किसका है। वह मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये कथन किसका है आपको बतानी है। तो ये कथन है कीन्स का। किसका है, कीन्स का है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से हैं। तो विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, मूल्य का संचय है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कह रहा है कि निम्न में मुद्रा के समतुल्य नहीं है। मुद्रा के समतुल्य कौन नहीं है आपको बताना है। करेंसी नोट बिल्कुल है, शेयर बिल्कुल है, बॉन्ड ये भी होता है, ट्रेजरी बिल ये नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी उसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा है कि मुद्रा ने किस प्रणाली की कठिनाइयों को दूर किया है। तो मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर किया है। जैसे नहीं पहले क्या होता था कि मेरे पास अगर 2 बकरी है और आपके पास 1 गाय है तो हम 2 बकरी दे करके 1 गाय ले लेंगे, तो इसी को वस्तु विनिमय बोलते थे, यानी कि चीज़ों का एक्सचेंज करना। तो जब से अब मुद्रा आ गया, नोट आ गया, तो हम क्या करेंगे, नोट बकरी को बेचेंगे, पैसे आएगा, फिर गाय खरीदेंगे। बात समझ में आई। तो इस कठिनाई को क्या किया, दूर किया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में, मुद्रा का सही क्रम आपको बताना है। तो पहले होगा वस्तु, फिर धातु, फिर पत्र, फिर शाख। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में, कहा गया है कि व्यावसायिक बैंक क्या करते हैं। व्यावसायिक बैंक क्या करते हैं, जमा को स्वीकार करते हैं, बिल्कुल। ऋण प्रदान करते हैं, बिल्कुल। लॉकर सुविधा देता है, बिल्कुल। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, गुणक सिद्धांत किसके बीच संबंध बताता है। गुणक सिद्धांत किसके बीच संबंध बताता है। तो निवेश और आय के बीच संबंध बताता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए कहा है, न्यून मांग की स्थिति को कीन्स क्या कहते हैं। सॉरी, न्यून है, न्यून मांग की स्थिति को कीन्स क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो इसको कीन्स बोलते हैं अपूर्ण रोजगार संतुलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी का लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका लेखक है J.M. कीन्स। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 24 में, कह रहा है यदि MPC 0.5 हो तो गुणक का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन तो इतना बार रिपीट हो गया, बिना बनाए आप लोग आंसर दे सकते हो, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में, कह रहा है MPC का मान क्या होता है। MPC का मान क्या होता है, 0 से अधिक पर 1 से कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि संतुलन आय की स्थिति कब होती है। संतुलन आय की स्थिति कब होती है, जब AD AS के बराबर हो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कुल मांग घटक नहीं है। कुल मांग घटक नहीं है, आपको बताना है वित्तीय संपत्तियों परिसंपत्तियों पर व्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कीन्स का रोजगार सिद्धांत किस पर आधारित है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है, तो प्रभावी मांग पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में क्या शामिल होता है। ठीक है, उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में, कह रहा है MPC प्लस MPS का मान क्या होता है। तो इसका मान हमेशा 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए। नोटिफिकेशन आज लगभग 7 से 8 क्लासेस आप लोगों का हुआ, किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से नहीं गया है। सारे नोटिफिकेशन मैंने व्हाट्सएप पे डाले हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखो। दिए गए नंबर पे आपको मैसेज करना है, उसके लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक बात, एग्ज़ाम में जाने से पहले PYQ का रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले साल जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न, कम से कम 8 साल का आप लोग पढ़ के जाना। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके बोलिएगा PYQ का ई-बुक दे दीजिए। ठीक है, PYQ का ई-बुक क्लास 12 का, तो आप वहाँ से लेकर के भी आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी रिवीजन आपका आसान हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।